बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हाँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेक्ट्रा की कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब भी हम किसी भी वाइट लाइट को वाइट लाइट को पास करवाते हैं किसी भी प्रिज्म से, ठीक है। अब यहाँ पे अब डायग्राम देखें तो यहाँ पे वाइट लाइट पास हो रही है प्रिज्म से, और जब ये पास होती है प्रिज्म से तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, ठीक है। जैसे ये अब डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वाइट लाइट आ रही है और यहाँ से प्रिज्म में से जैसे ही पास हुई ये स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में। जब ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है तो ये सामने हमने एक स्क्रीन लगाई हुई होती है। अब ये जो सारे कलर्स हैं ये उस स्क्रीन के ऊपर पड़े होते हैं और उस स्क्रीन के ऊपर ना एक बैंड टाइप सा, अब ये एक स्पेक्ट्रम, अब इसको जो ये जो डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखें तो यहाँ पे सबसे जो लास्ट में ये हमारे पास ब्लू है और जो हमारे पास सबसे फर्स्ट में है ये हमारे पास रेड है, और ये हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। मतलब एक कलर की वेवलेंथ अभी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरे की कम हो रही है, फिर तीसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली स्पेक्ट्रम के जब भी वाइट लाइट पास करती है किसी भी प्रिज्म से तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में और वो एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अब हम देखते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि एटम से इमिट हो रहा हो। तो एटम से कोई भी स्पेक्ट्रम कैसे इमिट होता है अब हम ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें एक ट्यूब है जिसमें कोई भी गैस मौजूद है, कि कोई भी हो सकती है, ये हीलियम हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, नियोन हो सकती है, किसी भी किस्म की गैस हो सकती है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने हीट अप करवाना है। हीट अप इसको कैसे करवाएंगे, इसको हम कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको एक्साइट करवाएंगे, हम हाई वोल्टेज देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। जब इसके मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं ना तो अब वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके अपर स्टेट पर चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल सोर्स को रिमूव करते हैं, ये तो तब होता है ना जब हमने एक्सटर्नल सोर्स दी, एटम्स ने एनर्जी गेन की और वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चले गए। लेकिन जब हम अब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को रिमूव कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था उसको हमने रिमूव कर दिया, तो वोल्टेज रिमूव करने के बाद ये जो एटम्स हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट में मौजूद थे ये दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। लेकिन ग्राउंड स्टेट में आने से पहले ये कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। अब वो जो रेडिएशंस इमिट होती हैं ना, अब वो विजिबल नहीं भी होती हैं, मतलब हमें नज़र नहीं आती हैं, तो उसको हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। फॉर एग्जांपल हमने अब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हमने रख दिया, एक प्रिज्म रख दिया। अब यहाँ से जो डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो रेज इमिट हुई हैं, जो रेडिएशंस निकली हैं, वो जब स्पेक्ट्रम पे पड़ेंगी स्प्लिट हो जाती हैं डिफरेंट कलर्स में। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसमें जो स्प्लिशन हुई हुई है तो यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी एक वेव लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव लेंथ है, फिर यहाँ पे आके फिर अलग हो गई है। मतलब ये है कि एक लाइन स्पेक्ट्रम है। अगर हमने वाइट लाइट की अगर बात की जाए तो वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, ठीक है। अब ये जो लाइन से इनको स्प्लिट किया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इस रीजन में एक ही तरह की वेव लेंथ है। तो जब हम किसी भी गैस के एटम से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ना, तो वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है, यानी वो एक पोर्शन में एक खास वेवलेंथ ही होती है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है वेवलेंथ की इन्वेस्टिगेशन से और इंटेंसिटी, मतलब कितनी वेवलेंथ की लाइट इमिट हो रही है। अब हमने पीछे पढ़ा, हमने उसकी सप्लेशन जब की थी तो वो एक एरिया में एक ख़ास वेवलेंथ इमिट होती है, तो वो हमें बताती है कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें यही स्टडी कर रहे होते हैं कि जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है और उसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो ये जो चीज़ें स्टडी होती है, रेडिएशन इमिट हो रही हैं या फिर एब्जॉर्ब हो रही हैं, क्योंकि रेडिएशन जब इमिट होती हैं तो एटम से तब भी हमारे पास स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, और जब एब्जॉर्ब होती हैं तब भी हमारे पास एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। तो उन सब की जो स्टडी होती है वो हम उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो 3 तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की हमने बात की है जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं तो उस के केस में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि हमारे पास देखा जाए तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, रेड अभी ख़त्म नहीं हुआ कि हमारे पास येलो शुरू हो गया है, मतलब
इसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम है एक कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहेंगे। सेकेंड, अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होता है, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम आते हैं हमारे पास जो वेवलेंथ आती है वो स्प्लिट हुई हुई होती है बाय द लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक लाइन है, यहाँ मतलब इस पोर्शन में एक तरह की वेवलेंथ है, एक ही कलर शो हो रहा है। तो नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास ये जो लाइन हमें ड्रा की हुई है ये हमारे पास एक अलग वेवलेंथ है, और इनके दरमियान में ना मतलब इस पोर्शन में कोई वेवलेंथ नहीं है। कंटिन्यूस की बात करें तो उसके हर पोर्शन पे एक कोई ना कोई वेवलेंथ की लाइट मौजूद होती है, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में जहाँ पे सिर्फ लाइन ड्रा की हुई है ना, सिर्फ वो उस जगह पे हमारे पास वेवलेंथ मौजूद है, मतलब वहाँ पे हमारे पास लाइट जो भी लाइट इमिट हो रही है वो वही है। इसके अलावा ये जो ब्लैक पोर्शन है इसमें कोई भी किसी भी किस्म की वेवलेंथ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम ही शो करते हैं। कोई भी एटम है, गैस के कोई भी गैस ले लें, हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, नियोन ले लें, वो सब जो उनका जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना वो लाइन स्पेक्ट्रम ही बनेगा। और जो वाइट लाइट है और ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी से भी हमारे पास जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में होती हैं, मतलब कोई भी पोर्शन खाली नहीं होता। तो उस ये दो एग्जांपल होती हैं, वाइट लाइट और जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये कंटिन्यूस की एग्जांपल हैं। और हमारे पास जो एटम्स होते हैं ये हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा देते हैं। लास्ट वन हमारे पास है बैंड स्पेक्ट्रा। अब बैंड स्पेक्ट्रा में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है उसमें बैंड्स बने हुए होते हैं, मतलब इस किस्म के बैंड्स बने हुए होते हैं। मतलब जो स्पेक्ट्रम है वो डिवाइड होता है बैंड में, एक बैंड ये हो गया, एक बैंड ये हो गया, एक बैंड ये हो गया। तो इसी तरह वो स्प्लिट हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैंड स्पेक्ट्रा हमें शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है वो किस किस्म का होता है, और उसकी जो रेडिएशंस निकलती हैं वो किन किन सीरीज़ में निकलती हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज सोर्स है। ठीक है, ये वही प्रोसेस है जैसे हमने कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, उसमें कोई भी गैस रख देनी है। तो यहाँ पे हम जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसको हमने हाई वोल्टेज देना है। ठीक है, एक्साइटमेंट होगी, एक्साइटमेंट से जब डी एक्साइटमेंट होगी तो रेडिएशंस इमिट होंगी। उसके रास्ते में हमने क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। अब प्रिज्म से वो लाइट जो है स्प्लिट हो गई है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन से जो लाइट निकली है ना वो 4 कलर्स में स्प्लिट हुई है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू और वायलेट, ये 4 स्पेसिफिक कलर हैं। अब यहाँ पे इसका जो स्पेक्ट्रा अगर देखें तो हमारे पास इस किस्म का स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस है, मतलब ये हमारे पास रेड पोर्शन है, नेक्स्ट हमारे पास ब्लू ग्रीन है, फिर ब्लू है और फिर वायलेट है। मतलब ये हमारे पास एक लाइन शो की हुई है। तो मतलब ये है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है इससे जो रेडिएशंस इमिट होती हैं और वो जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन एटम को जब हम एक्साइट करते हैं और वो जब डी एक्साइट होता है, क्योंकि रेडिएशन तो तभी इमिट होती है ना जब वो डी एक्साइट होगा, अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा। जब वो अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं तो डिफरेंट एनर्जी शेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनर्जी शेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम यहाँ से जंप कर रहा है, फर्स्ट में, सेकेंड में जंप कर रहा है, थर्ड में जंप कर रहा है या फिर फोर्थ में जंप कर रहा है। तो इस तरह की हमारे पास ये जिस भी लेवल पे ये जंप करेगा रेडिएशन अलग अलग इमिट होंगी। यहाँ पे हमारे पास इस पोर्शन से फर्स्ट पे है तो यहाँ पे अलग रेडिएशंस हैं, यहाँ पे अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं और यहाँ पे अलग होंगी। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम है ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हायर से लोअर स्टेट पे ही आए। ये ऐसा भी हो सकता है कि हायर से सेकंड वाली स्टेट पे आ जाए, सेकंड शेल में फॉल करे, थर्ड में फॉल करे, फोर्थ में फॉल करे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट से मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अगर आता है या फिर अगर सेकंड में आता है या थर्ड में आता है तो वो उसमें किस किस्म की सीरीज़ बनती हैं। और इन सीरीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था बाल्मर ने 1885 में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से इनको फाइंड आउट किया था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन से जो सीरीज़ निकलती है, मतलब जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे पास सीरीज़ कुछ इस तरह के होते हैं। एनर्जी लेवल्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास एनर्जी लेवल्स इस तरह के होते हैं, मतलब हमारे पास ये डिफरेंट, मतलब ये हमारे पास हाई है तो ये हमारे पास लो एनर्जी लेवल है। और एक्साइटेशन जब होती है तो एटम जो है यहाँ पे आ जाते हैं, जब डी एक्साइटेशन होती है तो एटम इस स्टेट में आ जाते हैं। अब हमारे पास जिस स्टेट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप्स करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस स्टेट से जंप किया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में, ठीक है, तो ये जिस स्टेट से जंप करेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ।
मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6, और जंप किस में किया है 1 में, तो हमारे पास ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ, p हमारे पास हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस से यहाँ तक, तो फिर हमारे पास n हो जाएगा 5 और p हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 होगा। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जिस एनर्जी लेवल से वो जंप करेगा उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस में जंप करेगा उसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ है। अब हमने इसको डिवाइड किया एनर्जी लेवल में, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, हमने इन्फिनिटी तक इसको लिख लिया। अब हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास इन्फिनिटी से, फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाया और वो इन्फिनिटी की स्टेट पर चला गया। अब वहाँ से जब डी एक्साइटेशन हुई तो वो इन्फिनिटी से दोबारा स्टेट 1 में n इज इक्वल टू 1 में आ गया। ठीक है, इन्फिनिटी से 1 में आ गया। कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो 7 तक गए थे, वो 7 से 1 में आ गए। कुछ थे जो 6 तक गए थे, 6 से फिर 1 में आ गए। मतलब जिस भी एनर्जी स्टेट में थे वो सारे रिटर्न होके n इज इक्वल टू 1 में आ गए। ठीक है, मतलब इस लेवल पे आ गए। तो इस लेवल पे जो सीरीज़ होती है ना उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़। लाइमन या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो इसी तरह ही होती हैं। ठीक है, इस सीरीज़ को हमने कहना है लाइमन सीरीज़। तो अब हमारे पास जो सेकंड है, ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड केस देखें बाल्मर सीरीज़। बाल्मर में क्या होगा, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, एक्साइट होके गए हुए होंगे, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे गए हुए हैं, 7 में गए हैं, 6 में या 5 में, वो जंप करके फर्स्ट में नहीं आएंगे बल्कि सेकंड एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो जब सेकंड एनर्जी लेवल पे हो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो सीरीज़ बनाएंगे ना उसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके अपनी प्रीवियस पोजीशन पे ही वापस आएँ। फॉर एग्जांपल वो अगर एनर्जी इमिट करते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से 1 में आ रहे हैं तब भी वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं, अगर तो वो बाल्मर सीरीज़ में मतलब सेकेंड स्टेट पर आ रहे हैं तब भी वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाती है अगर तो वो n इज इक्वल टू 3 में फॉल करते हैं। ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल में, तो कहीं से भी आके चाहे वो इन्फिनिटी से आए, 7 स्टेट से आए, 6 स्टेट से आए, थर्ड में फॉल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पास्सन सीरीज़। इसी तरह 4 में आएंगे तो उसको ब्रैकेट, और 5 में आएंगे तो पफांड सीरीज़। तो इसी तरह ये हमारे पास एक कंटिन्यूस लाइन है, 1 में आएंगे तो लाइमन, देन बाल्मर, फिर पास्सन, देन ब्रैकेट और देन पफांड। तो इसी तरह ये सीरीज़ बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। सो अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट सीरीज़ की वेवलेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सीरीज़ थी लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ में हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा था n इज इक्वल टू 1 में। ठीक है, मतलब ये हमने पहले ही बताया था कि जिसमें जंप करके आएगा उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास p इसमें क्या हो जाएगा 1/1²। ठीक है, और n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 5 4 3 2, मतलब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 2 3 4 ... मतलब इसकी ऑन चलती रहती है, मतलब जितना हायर स्टेट पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा हम वो वैल्यू n की लिख देंगे। तो ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बाल्मर सीरीज़ की, बाल्मर सीरीज़ की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है p जो हमारे पास वो क्या है 2 है, क्योंकि एनर्जी लेवल 2 पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं p की जगह 2² लिख दूंगी। ठीक है, और n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास या तो फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा 3 से या 4 से या 5 से 6 से एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी ना n की वो हो जाएगी 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है कि हमारे पास हर सीरीज़ में चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ आ जाती है पास्सन। पास्सन में हमारे पास जो p की वैल्यू वो होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं थर्ड एनर्जी लेवल पे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 3। ठीक है, और हमारे पास जहाँ पे n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं वो 4 से 5 से 6 से। ठीक है, मतलब 4 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे ये 3 को रिमूव कर देंगे, 4 5 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ है। ब्रैकेट सीरीज़ में हमारे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, मतलब ये 4 एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं 4 एनर्जी लेवल पे, p इज इक्वल टू 4 है। और जो n है, n हमारे पास क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा 5 से 6 से 7 से, तो यहाँ पे हम चेंजिंग कर देंगे, यहाँ पे p की जगह हम लिख देंगे 4, और जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो हमारे पास क्या होता है n इज इक्वल टू 5 6 7 एंड इन्फिनिटी सो ऑन। ठीक है,
तो इसी तरह हमारे पास जो लास्ट सीरीज़ है, लास्ट हमारे पास होती है पफंड सीरीज़। पफंड सीरीज़ हमारे पास n = 5 है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके 5 लेवल पे आ रहे हैं, 5 एनर्जी लेवल। तो p = यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5, और जो हमारे पास n है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 6 से 7 से 8 से और इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे अभी हम जाके चेंजिंग कर देंगे, यहाँ पे 5 स्क्वायर आ जाएगा, और हमारे पास जो n है उसकी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हम इस फार्मूले से हर सीरीज़ की वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है, और वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट होती है। अब हमारे पास एक रिलेशन है E = hc/λ। मतलब ये है कि हमारे पास E का जो रिलेशन है लैम्डा के साथ वो इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब अगर तो एनर्जी ज़्यादा है तो उस केस में हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। अब एनर्जी ज़्यादा है ये हमें कैसे पता चलेगा। अब हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे n = इन्फिनिटी से, ठीक है, n इन्फिनिटी से जंप कर रहे थे 1 तक। अब यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी से 1 तक है। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से जंप कर रहे हैं n = 1 में, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। और अगर तो 7 से 1 में आएगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम हो गया है। 6 से 1 में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया। 5 से 1 में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया। मतलब ये है कि वेवलेंथ हमारे पास उस केस में हमारे पास मैक्सिमम होगी जब हमारे पास एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो n = 2 से लेकर जब वो आएगा ना 1 में, ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, इसमें एनर्जी डिफरेंस कम है। तो एनर्जी डिफरेंस जब कम होगा तो हमारे पास जो वेवलेंथ इमिट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, वेवलेंथ मैक्सिमम उस केस में है जब हमारे पास एनर्जी डिफरेंस कम है। और एनर्जी डिफरेंस किस में कम है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2 से 1 में, एनर्जी कम है, इसमें वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर हम बात करें लैम्डा मिनिमम की, ठीक है, लैम्डा मिनिमम अगर देखा जाए तो लैम्डा मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिटी से 1 में। इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल n = यहाँ पे है इन्फिनिटी है और p = 1 है, ठीक है। जब p 1 होगा ना और n = इन्फिनिटी है, उस केस में हमारे पास जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि एनर्जी इसमें मैक्सिमम है। लेकिन अगर तो हमारे पास n हमारे पास 2 है, ठीक है, n हमारे पास 2 है और p = 1 है, तो इसमें अगर एनर्जी डिफरेंस देखें तो बहुत कम है। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास होगा लैम्डा मैक्सिमम। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एनर्जी और वेवलेंथ का। सो दैट्स ऑल अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस लेक्चर में हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे कवर किए हैं। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी है, स्पेक्ट्रम की टाइप्स देखी हैं, और इसके अलावा हमने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको इन डिटेल डिस्कस किया है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।